प्राचीन समय की बात है। एक लड़की कैमरे से एक आदमी की तस्वीर ले रही थी, लेकिन जिस आदमी की वह फोटो खींच रही थी उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तस्वीर के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वह लड़की को परेशान करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन लड़की गुस्सा होने के बजाय शांत रही। उसने अपने पास से एक सुनहरा डिब्बा निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही डिब्बा जमीन पर गिरा, वह अपने आप खुलने लगा। लड़की ने उस आदमी से कहा कि वह उस पर खड़ा हो जाए। अजीब वस्तु देखकर आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सावधानी से उस पर खड़ा हो गया। अगले ही पल लड़की ने एक गुप्त यंत्र चालू कर दिया। डिब्बा तुरंत फैलकर दोनों को अंदर से ढक गया। आदमी को लगा कि शायद लड़की उस पर मोहित हो गई है, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि लड़की पहले ही एक नींद की दवा तैयार कर चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वह आदमी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़की ने उसके पास मौजूद सारे खजाने और कीमती सामान ले लिए। फिर उसने अपना सामान समेटा और वहां से जाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद जब वह आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला तो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल उसने उस आदमी के चेहरे पर एक कछुए की तस्वीर बना दी थी। अपनी बेइज्जती देखकर आदमी गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि लड़की को पकड़ कर लाओ। भागते भागते लड़की गलती से एक बंद गली में पहुंच गई। जब आदमी उसके करीब आने लगा तो उसने तुरंत अपने पास से एक अदृश्यता की चादर निकाल ली। जैसे ही उसने उसे ओढ़ा, वह पूरी तरह अदृश्य हो गई और किसी को भी दिखाई नहीं थी। गुस्से में आदमी ने अपने ही आदमियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर लड़की अपनी हंसी नहीं रोक पाई, लेकिन अचानक उसकी हंसी की आवाज उस आदमी के कानों तक पहुंच गई। लड़की घबरा गई और तुरंत चुप हो गई। जैसे ही आदमी उसके और करीब आया, लड़की ने छिपना बंद कर दिया। उसने पास रखी एक बांस की टोकरी उठाई और सीधे उसकी ओर फेंक दी। फिर उसने जमीन पर एक धुआं बम फेंक दिया, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया और सबकी आंखें कुछ समय के लिए बंद हो गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लड़की अपने छिपे हुए हथियारों की मदद से वहां से भाग निकली। लेकिन जब वह हवा में उड़ रही थी, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी अचानक उसकी पीठ से सुनहरे पंखों की एक जोड़ी निकल आई। चर्च में एक बेहद खूबसूरत मूर्ति दिखाई दी, लेकिन जब पादरी ने जरा ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई मूर्ति नहीं, एक इंसानी लाश थी। मूर्ति पर किसी उंगली का निशान तक नहीं था, लेकिन कातिल ने जानबूझकर अपने हस्ताक्षर उसके पैरों पर छोड़ दिए थे। शेरिफ ने जरा करीब जाकर देखा, वहाँ सिर्फ एक नाम लिखा था, आर्टिस्ट। उसे याद आया, 5 साल पहले एक सीरियल किलर था जो खुद को आर्टिस्ट कहता था। उसने 6 औरतों को मारकर उनकी लाशों से मूर्तियां बनाई थी, लेकिन वो तो अब जेल में था। तो फिर ये किसका काम हो सकता है? इंटेलिजेंट अफसर एना ने कहा, ये कोई कॉपीकैट है जिसने पुराने कलाकार की स्टाइल में मर्डर किया है, क्योंकि क्राइम सीन पहले ही साफ किया जा चुका था। एना ने सुझाव दिया, क्यों ना उसी कलाकार से बात करें, शायद वही हमें समझा सके कि इस नकलची का दिमाग कैसे काम करता है। वो जेल पहुंची। कलाकार जैसे पहले से उसकी उम्मीद कर रहा था। एना ने उसे मूर्ति की फोटो दिखाई। वो हंसा और बोला, कातिल ने वही प्रिजर्वेटिव यूज किया है जो मैं करता था, मतलब ये नकलची मुझसे ही जुड़ा है। फिर उसने एक सौदा रखा, मेरा स्टूडियो यहीं जेल में ट्रांसफर करा दो, ताकि मैं तस्वीरों का एनालिसिस करके बता सकूं कि ये नया कलाकार किस पैटर्न पर काम कर रहा है। जांच के दौरान उसने कुछ अजीब नोटिस किया, इस मूर्ति के पंख असमान हैं। एना तुरंत साइट पर पहुंची। वहां उसे एक नेल पॉलिश मिली, वही शेड जो वो बचपन में लगाती थी। अजीब बात ये थी कि वो ब्रांड तो सालों पहले बंद हो चुका था। सैंपल लैब भेजा गया, लेकिन फिंगरप्रिंट पूरी तरह मिटाए गए थे, जैसे कातिल जानबूझकर ये सुराग छोड़ रहा हो किसी मैसेज की तरह। अगले दिन एक और केस सामने आया, एक और लाश, एक और मूर्ति। इस बार शहर के म्यूजियम के सेंटर में रखी गई थी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, म्यूजियम की सीसीटीवी फुटेज 5 घंटे की गायब थी। एना ने एक मोमबत्ती पलटी तो नीचे से एक कंपास मिला। उसने पिछली बार मिली सुई उसमें डाली। कंपास घूमते घूमते म्यूजियम के एक कोने की ओर रुक गया। वहाँ एक कठपुतली की पेंटिंग टंगी थी। जब पेंटिंग हटाई गई तो पीछे कुछ अजीब से अक्षर लिखे थे। कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या मतलब रखते हैं। एना फिर से जेल गई और कलाकार से पूछा। वो मुस्कुराया, ये जर्मन और इंग्लिश का मिक्स है, ये एक फेक ऑक्शन हाउस का एड्रेस है। टीम वहाँ पहुंची। अंदर एक पुरानी पेंटिंग मिली, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे कलाकार बनाता था। स्कैन करने पर एक फिंगरप्रिंट निकला। डेटाबेस में नाम आया, वॉमार्ट्स, मतलब मेंटर, एक औरत थी। वे उस महिला के घर पहुंचे। अंदर वो महिला सूखी लाश बन चुकी थी। ये वही घर था जहाँ कभी कलाकार शवों पर काम करता था। वो औरत उसकी माँ थी। अब सब साफ था, ये पूरा खेल उसी ने रचा था। एना गुस्से में वापस जेल पहुंची। कलाकार शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, नकलची मुझे खत भेजता रहा है, मैं हमेशा जानता था कि वो कौन है, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो एक वादा करना होगा, तुम मेरी ऐसी क्वीन बनोगी। सच तक पहुंचने के लिए एना ने हामी भर दी। कलाकार ने उसकी मूर्ति बनाना शुरू किया। कुछ सुरागों के बाद एना और शेरिफ एक पुराने घर में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, एना की सांसें थम गई। दीवारों पर हर तरफ उसकी तस्वीरें टंगी थी। हर कोना, हर नजर बस एना पर थी। तो क्या अगला शिकार एना खुद है? ये छोटा सा लड़का दिन भर अपनी आया के साथ मजे करने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन घर पर मम्मी पापा के होते हुए उसे कभी मौका ही नहीं मिला। फिर आया क्रिसमस का दिन, जब उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए। लड़के ने देखा कि मौका अच्छा है और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उसने टीवी पर एक हॉरर चैनल लगा दिया, क्योंकि उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि जब लड़कियां डरती है तो उनके शरीर में एक खास केमिकल निकलता है, जिसका असर भी कुछ वैसा ही होता है। और सच में जैसे जैसे फिल्म डरावनी होती गई, आया ने डर के मारे सीधा उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने देखा, अरे वाह, बात तो बन रही है। इससे पहले कि आया कुछ समझ पाती, वो सीधा उसके ऊपर झपट पड़ा। पर उसने सोचा भी नहीं था कि आया न सिर्फ खुद को बचा लेगी, बल्कि उसे बुरी तरह डांटेगी भी। इस घटना के बाद घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। पहले तो आया को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फिर उसने देखा कि दरवाजे पर रखा हुआ सेंटा क्लॉज अब खिड़की के बाहर खड़ा है। और जो दरवाजा उसने बंद किया था वो भी खुला हुआ था। खतरे को भांपते हुए आया ने तुरंत सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने लड़के से अपना फोन मांगा ताकि वो पुलिस को बुला सके, लेकिन लड़के ने फोन उठाकर फिश टैंक में फेंक दिया। जैसे ही वो फोन निकालने के लिए झुकी, दरवाजे की घंटी बजी, लेकिन जब उसने दरवाजे के छेद से बाहर झांका तो वहाँ कोई नहीं था। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए लड़के ने सीधा दरवाजा ही खोल दिया। आया तो बुरी तरह डर गई, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो लड़के का दोस्त था। ये सब कुछ उसी की। जैसे ही मियां ने अपनी हैट सिर से उतारी, पूरी क्लास एकदम शॉक में चुप हो गई। सब लोग उसे घूरने लगे। सिर्फ 3 दिन पहले तक मैं वही लड़की थी जिसे स्कूल में कोई नोटिस भी नहीं करता था। मेरे बाल हमेशा उलझे हुए कर्ली बालों का मैसी सा झुंड लगते थे। मोटे मोटे चश्मे मेरी आंखों को पूरी तरह कवर करते थे। मैं हमेशा बहुत सिंपल और केयरलेस कपड़े पहनती थी। मुझे बस इतना चाहिए था कि मुझ पर किसी का ध्यान न जाए। मेरा परिवार भी ज्यादा अमीर नहीं था और मैं बचपन से ही बहुत शाय थी। कभी कभी लोग मुझसे टकरा जाते थे और बस इतना बोलते, उप्स सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। जब भी मैं उस लड़के को देखती थी जिसे मैं चुपचाप
चुपचाप लाइक करती थी और वह किसी दूसरी लड़की के साथ लाफ कर रहा होता था तो मैं बस एक कोने में खड़ी रह जाती थी, चुपचाप उसे देखती रहती और धीरे धीरे अपनी ही डेड ड्रीम्स में खो जाती। उन सपनों में मैं स्टोरी की हीरोइन होती थी, लेकिन असली जिंदगी में जैसे ही कोई टीचर मुझे स्टेज पर बोलने के लिए बुला लेते मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता। मैं सीधा खड़ी भी मुश्किल से हो पाती, मेरा हार्ट बहुत तेज धड़कने लगता और मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता। उस दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई, मेरी मॉम ने मुझे एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे किसी खास इंसान से मिलना है, मुझे अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जाना होगा, एक ऐसी ग्रैंडमदर जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं था। जब मैं उनके घर पहुंची तो मैं शॉक में खड़ी रह गई। वह कोई नॉर्मल घर नहीं था, बल्कि किसी बड़े पैलेस जैसा लग रहा था। मेरी ग्रैंडमदर भी बहुत एलिगेंट और शाही लग रही थी, जैसे किसी पुरानी रॉयल पेंटिंग से बाहर आ गई हो। फिर मैंने खुद को देखा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और कहाँ बैठूं। मुझे सब कुछ बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। तभी मेरी ग्रैंडमदर एक पुराना फैमिली ट्रेजर लेकर आई। उन्होंने वह चीज मेरे हाथों में रख दी। उन्होंने बताया कि यह कभी मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर की थी और इस पर हमारे रॉयल फैमिली का सिंबल बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मैं बस उसे हाथ में पकड़कर कैजुअली घुमाने लगी। मेरी ग्रैंडमदर मुझे चुपचाप देख रही थी, जैसे उन्हें थोड़ी चिंता हो रही हो। जब हमारी वह शांत सी आफ्टरनून टी खत्म हुई, तब असली पल आया। मेरी ग्रैंडमदर एकदम सीरियस हो गई और उन्होंने मुझे एक सीक्रेट बताया, एक ऐसा सीक्रेट जो मेरी पूरी लाइफ बदलने वाला था। मैं हैरान होकर बोली, मैं एक प्रिंसेस। मेरी ग्रैंडमदर ने शांत आवाज में कहा कि मेरे फादर के गुजर जाने के बाद रॉयल फैमिली की अकेली हेयर अब मैं ही बची हूँ। कल तक मैं वही लड़की थी जिसे स्कूल में कोई नोटिस नहीं करता था और आज मैं एक असली प्रिंसेस बन चुकी थी। जैसे ही आदमी ने रेफरी की सीटी सुनी, वह तुरंत जोर से एक्सीलेटर दबाकर आगे की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन सामने था हजारों फीट गहरा खाई। जरा सा भी चूक हुआ तो वहीं मौत निश्चित थी। अगले ही पल डरकर आदमी ने तुरंत ब्रेक लगाया और उसी वक्त तेल का ड्रम गिराकर नीचे ढकेल दिया। इसी बीच उसी यह डरपोक हरकत देकर दर्शकों ने भी उसे खूब ताने मारे। अच्छी बात यह रही कि सुरक्षा कर्मियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। रेफरी ने हालात देखकर फिर से तेल का ड्रम लाकर रखा। दरअसल यह सब उनके अजीबोगरीब मुकाबले के नियम का हिस्सा था। मोटरसाइकिल चलाकर तेल के ड्रम को पार करना बिना खाई में गिरे। अगर कोई यह चुनौती जीत जाता तो वहीं मौजूद औरतों में से एक को पत्नी के रूप में चुन सकता था। इसी बीच एक युवक को अचानक एक सुंदर लड़की पसंद आ गई। उसने सोचा कि अपनी स्मार्ट शक्ल से उसे प्रभावित कर लेगा, लेकिन लड़की ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी और नजरों से इशारा किया, अगर उसे अपने साथ ले जाना है तो पहले असाधारण हुनर दिखाना होगा। युवक ने उसकी बात समझ ली। सुंदरता पाने की चाहत में वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ड्रम की ओर बढ़ा। आज चुनौती को और कठिन बना दिया गया था। सिर्फ एक साइकिल जितनी जगह छोड़ी गई थी। यह देख लड़की भी चौंक गई, क्योंकि ऐसे में खाई में गिरने का खतरा 100 गुना बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही युवक ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, उसी अद्भुत तकनीक सामने आ गई। वह बेहद आसानी से ड्रम के किनारे किनारे निकल गया। यह कारनामा देकर लड़की का दिल जीत लिया। आखिरकार मुकाबला खत्म होते ही युवक खुशी खुशी वहां से निकल पड़ा। एक सैनिक रस्सी की मदद से अपनी बंदूक अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। उसी समय दुश्मन की सेना का एक स्नाइपर, जो काफी देर से उस पर निशाना लगाए बैठा था, ने रस्सी पर गोली चला दी। गोली लगते ही रस्सी टूट गई और सैनिक अपनी बंदूक तक नहीं पहुंच सका। अब उसके पास न तो बंदूक लेने का कोई रास्ता था और न ही वहां से भागने का, इसलिए वह पूरी तरह असहाय हो गया। इसी दौरान अचानक एक एयर स्ट्राइक हुई, जिसकी वजह से पास की एक इमारत गिर गई। इमारत के टूटने से कई कांच के टुकड़े नीचे फैल गए। इन कांच के टुकड़ों में बनी परछाई की वजह से स्नाइपर अब सैनिक को देख पा रहा था। सैनिक ने खतरे को समझते हुए अपनी साथ वाली महिला साथी को इशारा किया ताकि वह उसे स्नाइपर की सही जगह बता सके। दूसरी तरफ स्नाइपर को लगा कि सैनिक किसी से बात कर रहा है, इसलिए उसने अपनी दूरबीन उस महिला सैनिक की दिशा में घुमा दी। लेकिन स्नाइपर को यह पता नहीं था कि महिला सैनिक भी कांच के टुकड़ों में उसकी परछाई देख पा रही थी। तभी महिला सैनिक ने कांच का एक टुकड़ा उठाया और उसे इस तरह घुमाया कि सूरज की तेज रोशनी सीधे स्नाइपर की आंखों में पड़ने लगी। तेज रोशनी के कारण स्नाइपर कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं देख पाया। उसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरा सैनिक तुरंत आगे बढ़ा, अपनी बंदूक उठाई और स्नाइपर को मार गिराया। यह छोटी सी बच्ची एक अजीब से जादू के साथ पैदा हुई थी। उसे बस सो जाओ कह दो तो वो तुरंत गहरी नींद में चली जाती, जागो कहो तो फौरन आंखें खोल लेती। ये था पूरा का पूरा आज्ञा मानने वाला जादू। बचपन में उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो म्यूजिक सीखे। दिल तो उसका नहीं था, पर जादू के असर से उसने जल्दी जल्दी सब सीख लिया। कुछ ही समय बाद उसकी माँ की मौत होने वाली थी। आखिरी वक्त में उन्होंने उससे कहा कि इस जादू के बारे में कभी किसी को मत बताना। जाते जाते वो उसे एक हार भी दे गई, अपनी आखिरी निशानी। समय बीता, लड़की बड़ी हो गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई औरत घर में आ गई और उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी। आते ही उन्होंने लड़की का कमरा अपने कब्जे में ले लिया और उसकी माँ का दिया हुआ हार भी छीन लिया। जादू की वजह से लड़की के पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करती, लड़की उसे चुप रहने को कह देती। एक बार तो जैसे ही उसने चुप रहो कहा, लड़की ने सच में अपनी जीभ पकड़ ली। तभी उस औरत को समझ आ गया कि उसके पास कोई बड़ा राज है। एक दिन रास्ते में एक लड़का गलती से उससे टकरा गया। वो कोई आम लड़का नहीं, एक राजकुमार था। लड़की घबरा गई और वहाँ से चल दी। पीछे से राजकुमार ने आवाज लगाई, रुको, और वो सच में वहीं की वहीं जम गई। उसी वक्त एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगर राजकुमार वक्त पर उसे खींच न लेता तो बड़ा हादसा हो जाता। ये सब उसकी सौतेली बहनों ने दूर से देख लिया। उन्होंने उसे घर जाने का हुक्म दिया और जादू फिर से एक्टिव हो गया। एक बहन ने राजकुमार को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना ध्यान दिए वहाँ से चला गया। इससे वो और भी जल भुन गई। गुस्से में उसने लड़की को सजा देने का प्लान बनाया। पहले उसे एक दुकान से परफ्यूम चुराने को कहा, फिर महंगे क्रिस्टल के जूते चुराने का हुक्म दिया। लड़की अंदर से टूट रही थी। दिल से वो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका जिस्म उसके कंट्रोल में ही नहीं था। तभी एक गार्ड ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागा। रुको, उसने चिल्लाकर कहा और लड़की फिर से हवा में जमी हुई मूर्ति की तरह ठहर गई।
जैक ने अपने कुत्ते की फोटो लेकर 2 खंभों पर पोस्टर चिपका दिए जिनमें लिखा था, कुत्ते को ढूंढने वाले को $10,000 का इनाम मिलेगा। फिर जैक सड़क के उस पार की बिल्डिंग में छिपकर बैठ गया। दरअसल वह अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। 2 बिजली के खंभों के बीच का फासला उसने पहले ही नाप लिया था ताकि स्नाइपर का हमला भी हादसे जैसा लगे। जैसे ही उसका टारगेट पास आया, ड्राइवर ने प्लान के मुताबिक कुत्ते वाला पोस्टर पढ़ने के लिए गाड़ी धीमी की। जैसे ही जैक ट्रिगर दबाने वाला था, तभी अचानक एक माँ और बच्चा सामने आ गए। सोचने का वक्त नहीं मिला और गोली चलाने में देर हो गई और उसी पल की देरी से कार खंभे से बचकर पास खड़ी गाड़ी से जा भिड़ी। उधर से गुजर रही एक औरत आग की लपटों में गिर गई। दुर्घटना प्लान करने के 20 साल के करियर में यह उसकी पहली नाकामी थी। उसका इरादा कभी बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। घर लौटते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। वह अपने बॉस के पास इस्तीफा देने पहुंचा, लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि बॉस ने बिना किसी सवाल के उसे मंजूर कर लिया। अपने बॉस को वह अच्छी तरह जानता था। वह इतना रहमदिल आदमी नहीं था। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी भी किसी हादसे में मौत न हो जाए। हालात ऐसे थे कि कैफे में भी वह ऐसी सीट चुनता जहां से सब पर नजर रख सके। जो भी उसके करीब आता वह उसे घूरने लगता। जब एक वेट्रेस ने मुस्कुराकर उसे हेलो किया तो वह घबराकर वहां से निकल भागा। बाहर उसने कैफे बंद होने तक इंतजार किया। फिर उस वेट्रेस की असली पहचान जानने के लिए चुपके से किचन में घुस गया। हाथ में चाकू लेकर वह धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचा, मगर उसे काम में इतना डूबा देखकर उसका शक कम हो गया। थोड़ी बातचीत के बाद उसने खुद को यकीन दिला लिया कि वह सामान्य है। जब वह घर आकर आराम करने ही वाला था, तभी उसने देखा कि वही वेट्रेस दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा कि आखिरी बस छूट गई है, क्या वह आज की रात यही रुक सकती है? इस अजनबी माहौल से उसकी सतर्कता जाग उठी। उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसकी तलाशी लेने लगा। कुछ न मिला तो उसने उसका बैग फाड़ डाला। इस अपमान से लड़की पलट कर वहाँ से जाने लगी, लेकिन बाहर तेज बर्फबारी देख जैक निराश हुआ और उसे रुकने को कहा। आखिर उसने शक छोड़ दिया, मगर तभी लैंप बंद करते वक्त उसकी नजर लड़की के पासपोर्ट पर पड़ी, जिसमें उसका नाम कुछ और लिखा था। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही देर हो चुकी थी। लड़की साइलेंसर लगी पिस्तौल ताने खड़ी थी।